जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, क्लास में पहला चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बहुपद। चलिए तो इसका हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अंकगणितीय व्यंजक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो देखिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता क्या है या फिर अंकगणितीय व्यंजक होता क्या है। जहां संख्याओं के साथ ऐसा व्यंजक जिसमें संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं होती हैं। संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये होते हैं, उन्हें हम अंकगणितीय व्यंजक या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब क्या क्या चीजें होंगी? दो चीजें हो सकती है। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, दो या दो से अधिक संख्याएं, और उसके अलावा क्या हो सकती हैं, संक्रियाएं हो सकती हैं। तो यदि आपके किसी व्यंजक में ये दो चीजें हैं तब तो वह आपका अंकगणितीय व्यंजक होगा, अदरवाइज वह अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला उदाहरण लेते हैं 2+5। यह हमें एक एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक दिया गया है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। 2 है, एक संख्या है, 5 है, यह भी एक संख्या है, बीच में क्या है, ऑपरेशन है, यानी कि जो हमारी संख्याएं हैं वो संक्रियाओं के द्वारा जुड़ी हुई हैं, ऑपरेशन है उनके बीच में। तो इसका मतलब यह पूरा हमारा क्या होगा, यह पूरा हमारा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी कि अंकगणितीय व्यंजक होगा। सेम ऐसे ही हम एग्जांपल 2 की बात करते हैं। तो एग्जांपल 2 में देखिए संख्याएं दी गई हैं हमें, और उनके बीच में वो संख्याएं किनसे जुड़ी हुई हैं, इन ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाओं के द्वारा जुड़ी गई है। जैसे यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ गुणा है, यहाँ माइनस है, तो ये आपस में इन संख्याओं के द्वारा जुड़ी हुई है। तो यह भी हमारा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी कि अंकगणितीय व्यंजक होगा। तो सेम ऐसे ही हम एग्जांपल 3 में भी देख सकते हैं। कुछ हमें संख्याएं दी गई हैं और उन सभी संख्याओं के बीच बीच में क्या है, ये संक्रियाएं हैं यानी कि ऑपरेशंस है। तो यह भी हमारा एक अंकगणितीय व्यंजक होगा। अच्छा, अब कुछ बच्चों को डाउट आता है कि सर संख्याएं कौन कौन से प्रकार की हो सकती है। तो देखिए किसी भी प्रकार की संख्या है, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे वास्तविक हो, चाहे आपकी दशमलव की हो, पूर्ण हो, प्राकृत हो, पूर्णांक हो, दशमलव की हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 22/7 -3.14 प्लस 9/5 -5 प्लस 3 -2.5। क्या यह एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है या फिर क्या यह एक अंकगणितीय व्यंजक है क्या? तो देखिए, हम अंकगणितीय व्यंजक में दो चीजें होनी चाहिए, संख्याएं और उनके बीच में ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएं। तो क्या यह दोनों मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए सभी में संख्याएं हैं यहाँ पर, और इनके बीच बीच में संक्रियाएं से के द्वारा ये जुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें संख्याओं और संक्रियाओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यह हमारा एक अंकगणितीय व्यंजक होगा। अब आपका सवाल यह होगा कि सर फिर कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं होता है। तो मान लीजिए इसकी जगह पे, मान लीजिए अभी यहाँ पे 9/5 की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, 9/5 की जगह पे प्लस में x लिख देता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए संख्याएं तो अभी भी है, संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस भी हैं, लेकिन संख्याओं और संक्रियाओं के अलावा यहाँ पर x आ गया है। अब x ना तो कोई ऑपरेशन है और ना ही कोई संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें संख्याओं और संक्रियाओं के अलावा एक चीज और आ रही है। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, इसे हम चर कहते हैं यानी कि वेरिएबल कहते हैं। इसे अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यह भी आ रहा है, इसलिए यह एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। फिर इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, इसे हम बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यह होते हैं आपके अंकगणितीय व्यंजक। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या व्यंजक 5×4 -3 + 7 एक अंकगणितीय व्यंजक है? चलिए आपको कमेंट करके बताना है, यस और नो में उत्तर देना है। क्या 5×4 -3 + 7 यह एक अंकगणितीय व्यंजक यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है या फिर नहीं? सभी बच्चों को कमेंट करना है।
सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से। क्या एक्सप्रेशन 5 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 7 एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? बेटा कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को कमेंट करना है। 5 बच्चों ने कमेंट नहीं किया है अभी तक। हाँ जी, अमित कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको क्या लगता है क्या यह एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? योगेश सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, मुस्कान जाकर की आईडी से जो स्टूडेंट है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। देखिए आप यदि कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो सभी बच्चे कमेंट करें जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, वेरी गुड। तो बिल्कुल यह हमारा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी कि अंक गणितीय व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि इसमें केवल संख्याएं दी गई हैं कुछ, और उन संख्याओं के बीच में ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं लगी हुई हैं। तो यहाँ संख्याएं और संक्रियाएं हैं, इसका मतलब यह हमारा एक अंक गणितीय व्यंजक है। चलिए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। किसी को कुछ भी डाउट है तो एन लिखे। सभी को क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, सभी को क्लियर है तो आपको अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पोल सेक्शन में उनका उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या है? क्या व्यंजक 9 प्लस 3 माइनस 7.5 एक अंक गणितीय व्यंजक है? आपको बताना है जो एक्सप्रेशन दिया गया है क्या वह एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है क्या? पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। जल्दी से आंसर करें, यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, दो चीजें और हैं। जब भी आपसे कोई अनम्यूट करने के लिए बोला जाए तो आपको अनम्यूट करके उस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, जिस भी बच्चे का नाम लेकर बोला जाए कि आप अनम्यूट करें तो आपको अनम्यूट करना है। दूसरी चीज, जब भी आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन को आपने किस तरीके से सॉल्व किया है, या फिर आप क्वेश्चन दिखाइए जहां पर आपने सॉल्व किया है, तो आपको अपना कैमरा ऑन करके क्वेश्चन दिखाना है। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। कुछ बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, जो भी बच्चे अभी पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। पहले केवल वो बच्चे करेंगे जिन्होंने पोल सेक्शन में नहीं किया है। चलिए, अभी सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपने क्या उत्तर किया है पोल सेक्शन में। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं आपने क्या उत्तर किया है। ईमानदारी से, जो भी आपने किया है ईमानदारी से बताइए। अच्छा, लकी सुखाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बार आप अनम्यूट करके बताएंगे आपका ऑप्शन बी कैसे आया है? ऑप्शन बी आपका कैसे आया है, ईमानदारी से बताएंगे। अनम्यूट करना है आपको और बताना है ऑप्शन बी कैसे आया है। ठीक है, चलिए हमें क्या दिया गया है? 9 प्लस 3 माइनस 7.5। यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच में कुछ ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं भी दी गई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल संख्याएं और संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन है।
तो हमारा क्या होगा, यह एक अंकगणितीय व्यंजक होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कौन सा एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पूर्ण सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी करें। चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट करें। कुछ बच्चों ने उत्तर नहीं किया है अभी तक, जल्दी से आंसर करें। कुछ बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये पता ही होगा, अब से हम हर क्लास का जो रिजल्ट होता है, जो भी आपसे पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनका रिजल्ट आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। यानी कि जो भी पोल सेक्शन में हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनका रिजल्ट आपको परसों की क्लास में दिखाया जाएगा। 5 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर करें। तो देखिए, हमसे पूछा है कौन सा एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। यह ध्यान देना है, काफी बच्चे जल्दबाजी में क्या पढ़ लेते हैं, कौन सा एक अंकगणितीय व्यंजक है। हमसे पूछा है कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए में यदि मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दी गई है, संख्याएं दी गई हैं और उनके साथ साथ संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस दिए गए हैं। इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह एक अंकगणितीय व्यंजक है। और अंकगणितीय व्यंजक यदि है तो हमारा उत्तर तो नहीं होगा, क्योंकि हमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, जबकि यह तो है। तो इसका मतलब यह हमारा सही उत्तर नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में देखिए, 54 गुणा 2.5 माइनस 3। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ पे तो कोई भी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी ब्रैकेट आता है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 54 गुणा 2.5 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 7। तो यह भी केवल संख्याओं और संक्रियाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए यह भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और है, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हम देखते हैं तीसरे वाले ऑप्शन को। तो तीसरे वाले क्वेश्चन ऑप्शन को भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ब्रैकेट में है, यहाँ पे गुणा लिख सकते हैं, 5 माइनस 6 माइनस 17। ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर भी एक संख्या ही होगी। इसे यदि आप लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, गुणा 5 माइनस 6 और माइनस का 17। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो संख्याएं हैं कुछ और उनके साथ कुछ ऑपरेशंस लगे हुए हैं। तो यहाँ भी संख्याएं और संक्रियाएं ही हैं। इसका मतलब यह भी हमारा एक अंकगणितीय व्यंजक होगा और इसीलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए, यहाँ संख्याओं और संक्रियाओं के साथ चर भी है y। तो यहाँ पर क्योंकि चर भी मौजूद है, इसलिए यह हमारा एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अचर, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो देखिए, अचर क्या होता है, अचर वह होता है जिसका मान स्थिर होता है, उसे अचर कहते हैं। अब मान किसका स्थिर होता है, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखता हूं मैं, तो 2 का आप चाहे कहीं पर भी यूज करें, मैथ के किसी भी क्वेश्चन में यूज करें, 2 का मान हमेशा 2 ही रहता है। 2 का मान कभी भी बदलता नहीं है।
तो ऐसी चीजें जिनका मान स्थिर रहता है उसे हम अचर कहते हैं। अब जैसे 2 का मान है, 2 का मान फिक्स है, मान लीजिए -5 है तो -5 का मतलब -5 ही होगा हर क्वेश्चन में। इसके अलावा आप देख सकते हैं, मान लीजिए 6.5 है तो 6.5 का आप यूज कहीं भी किसी भी प्रश्न में करें उसका मान हमेशा इतना ही रहेगा। यानी कि जो भी गणित की संख्याएं हैं, चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए आप किसी भी प्रकार की, जो भी गणित की संख्याएं हैं उनका मान तो फिक्स ही रहता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से उनका मान बदलता नहीं है, इसलिए गणित की सारी संख्याएं अचर होती हैं। तो आपको कोई भी संख्या दिख जाए वह एक अचर संख्या होती है या फिर अचर होता है, जिसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। तो उदाहरण देख सकते हैं आप, -6 है एक पूर्णांक है, 0 है एक पूर्ण संख्या है, 2 है 5 है 5/8 है एक परिमेय संख्या है या फिर एक भिन्न है, √6 है एक अपरिमेय संख्या है, 89.62 एक दशमलव की संख्या है। किसी भी प्रकार की संख्या हो, कोई भी प्रकार की संख्या हो, उसका मान स्थिर रहता है, इसलिए वह अचर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट में आपको बताया भी गया है कि गणित की सभी संख्याएं किसी भी प्रकार की हो वह सभी अचर की श्रेणी में आती हैं। यह आपको ध्यान रखना है, कोई भी संख्या हो। ठीक है, चलिए अभी आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं बोल्ड सेक्शन में। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 3 में, क्या y अचर है? क्या y अचर है? तो आपको बोल्ड सेक्शन में उत्तर देना है, क्या y का मान फिक्स रहता है या फिर बदलता रहता है? सभी बच्चे कमेंट बोल्ड सेक्शन में बताएंगे, कमेंट में कोई भी बच्चा नहीं बताएगा। क्या y एक अचर है? सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलिए 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। अच्छा, टाइम इसलिए कम दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक। 5 4 3 2 1 टाइम सर। चल, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, क्या y एक अचर है? जबकि अभी हमने पढ़ा अचर क्या होता है, जिसका मान स्थिर रहता है यानी कि फिक्स रहता है। लेकिन y जो है, y का मान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। y की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, y का कोई भी फिक्स मान नहीं होता। मान लीजिए -2 है, इसका तो फिक्स मान है -2, लेकिन y का मान कभी भी फिक्स नहीं रहता। उदाहरण के तौर पे, अच्छा कोई बात नहीं, अगर गलती से हो गया है तो कोई बात नहीं। देखिए, तो चलिए एक काम करते हैं, 2 एग्जांपल लेते हैं। y + 1 = 2, एक एग्जांपल आपका यह है, एक एग्जांपल है y - 1 = 2। तो आपसे दोनों प्रश्नों में कहा गया है कि y का मान ज्ञात करें, y की वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस +1 को यहाँ ले जाऊंगा तो यह -1 हो जाएगा, यानी कि मैं पक्षांतरण कर रहा हूँ। तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो y का उत्तर आ जाएगा 1। y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ, -1 को इधर ले जाता हूँ तो क्या आएगा, y = 2 + 1, तो y का मान क्या आ जाएगा, y = 3 आ गया। तो अभी देखिए y का मान यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यानी कि y की जो वैल्यू है, जो मान है, वह क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है, हमेशा सेम नहीं है, इसका मान बदलता रहता है। किस पे डिपेंड करेगा, आपके प्रश्न पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या यह अचर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका मान तो बदल रहा है बार बार, इसलिए यह अचर नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इसके साथ साथ आप यह भी देख सकते हैं कि जो 1 है 2 है, उनका मान देखिए, 2 का मान यहाँ भी 2 ही था और इस 2 का मान यहाँ भी 2 ही था। मतलब जो संख्याएं हैं उनका मान तो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, इसीलिए वह क्या है, अचर है या फिर कांस्टेंट है। जबकि जो भी आपकी इस तरह की संख्या होती है ना,
एक्स वाई जेड ए बी सी, अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं वह क्या दर्शाते हैं, वह यह दर्शाते हैं कि वह अचर नहीं है, वह अचर नहीं है। तो अचर नहीं है तो फिर क्या होते हैं, हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, वह चर होते हैं। तो चर हम किनको बोलेंगे, जिनका मान बदलता रहेगा। अभी हम अचर किनको बोल रहे हैं, जिनका मान बदलता नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन 3 का हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, व्यंजक दिया गया है m+3। m+3 में अचर क्या है, m है, 3 है, m+3 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें। सभी बच्चों को आंसर देना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी उत्तर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलिए, अभी इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए, हमें एक व्यंजक यानी कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है m+3। इसमें पूछा है कि बताइए अचर क्या होता है, अचर क्या होगा m+3 में। क्या यह पूरा ही अचर है, या फिर m अचर है, या फिर 3 अचर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम परिभाषा से चलेंगे। परिभाषा क्या कहती है कि अचर का मान अचर वह होता है जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान फिक्स रहता है। तो देखिए, वैसे हमें पता है जो 3 है, 3 का मान 3 ही रहेगा। तो इसका मतलब हो सकता है कि 3 हमारा क्या है, अचर है। 3 का मान क्योंकि बदलेगा नहीं, तो 3 का मान अचर होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब m क्यों नहीं है, क्योंकि m की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है। m की जगह पे हम 1 भी रख सकते हैं, m की जगह पे हम 2 भी रख सकते हैं। m का तो कुछ भी मान हो सकता है, क्योंकि यह एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। और हमने अभी पढ़ा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को हम चर को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। चर यानी कि जिसका मान बदलता रहता है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो कि सर ठीक है, m एक चर है यानी कि इसका मान बदलेगा, लेकिन m+3 यह पूरा एक अचर क्यों नहीं है। तो देखिए, मान लीजिए मैं अभी m बराबर 1 ले लेता हूँ, m का मान मैं 1 ले लेता हूँ, तो इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, 1+3, इसका मान 4 आ जाएगा। m का मान मैं 2 ले लेता हूँ, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2+3, इसका मान 5 आ जाएगा पूरे का। फिर m बराबर 3 ले लेता हूँ, तो इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, 3+3, 6 आ जाएगा इसका मान। तो आप देख सकते हैं इसका मान भी बार बार बदल रहा है। जैसे जैसे m का मान बदल रहा है, वैसे वैसे इस पूरे का मान भी बदल रहा है। लेकिन हमारा 3 का मान फिक्स है, 3 का मान 3 ही रह रहा है। तो इसका मतलब जो 3 है वह अचर होगा, बाकी के ये दोनों का मान बदलता रहेगा, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर क्या होगा, अचर का उत्तर ऑप्शन बी 3। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक व्यंजक दिया गया है फिर से 2y+3z। इसमें बताना है आपको अचर क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा। 2y पूरा कांस्टेंट है, या फिर 3z पूरा कांस्टेंट है, या फिर 2 और 3 आपके कांस्टेंट है, या फिर y और z आपके कांस्टेंट है। सभी बच्चे आंसर करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी बच्चों को सॉल्व करने हैं।
वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। काफी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें बेटा सभी बच्चे। अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों ने अभी तक बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बचे हुए बच्चे भी उत्तर करें जल्दी से पोल सेक्शन में। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या दिया गया है एक्सप्रेशन में, 2y+3z। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × y+3 × z, या फिर यदि आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिखे रहने दे सकते हैं। अब इसमें अचर क्या होंगे, अचर वही होंगे जिनका मान बदलता नहीं है, या फिर हम दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं जो हमारी संख्याएं होती हैं वह अचर होती हैं। तो संख्याएं कौन कौन सी है, इसमें 2 है और 3 है। तो यह दोनों 2 और 3 क्या होंगी, अचर होंगी, यानी कि कांस्टेंट होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी 2,3 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। चलिए, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है अचर क्या होता है और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, वाई और एन लिखकर। यदि सभी को क्लियर है तो वाई लिखें जल्दी से, क्लियर नहीं है कहीं कुछ भी डाउट है तो एन लिखें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर है। तो हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चर यानी कि वेरिएबल। अच्छा, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, पहले हमने पढ़ा था अचर, अब हम पढ़ रहे हैं चर। आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। अचर क्या था, जिसका मान स्थिर रहता है, जिसका मान स्थिर रहता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसका मान बदलता नहीं है। जिसका मान बदलता नहीं है उसे अचर कहते हैं, या फिर उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो चर का मतलब क्या होगा, चर क्योंकि अचर के विपरीत है बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि चर वह होता है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है या फिर स्थिर नहीं होता है, उसे चर कहते हैं। अच्छा, अब चर को दर्शाया किससे जाता है, चर को हम विभिन्न अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे कि एन, एल, एम, पी, एक्स, वाई, जेड, या फिर ए, बी, सी, पी, क्यू, आर। इन कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आपको दिख जाता है, इसका मतलब आप मान के चलिए कि वह चर है, यानी कि उसका मान बदलता रहेगा, वह एक वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा, अब ये चर दर्शाते क्या है, देखिए ये दर्शाते तो एक संख्या को ही है, एक दर्शाते एक संख्या को ही है, लेकिन उस संख्या का मान फिक्स नहीं होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से उनका मान बदलता रहता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, y+1 = 2, और एक लिया था y-1 = 2। इसमें आया था हमारा y = 1, इसमें आया था y = 3। तो आखिर इनका मान निकलता तो एक संख्या ही है, लेकिन वह संख्या बदलती रहती है, संख्या फिक्स नहीं होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनका मतलब क्या है, यह दर्शा तो एक संख्या को ही रहे हैं, लेकिन वह संख्या फिक्स नहीं है। कभी तो ये 2 को दर्शा देंगे, कभी 3 को, कभी 5 को, कभी 10 को। तो हमें संख्या जब पता नहीं होती है कि क्या उत्तर आने वाला है, संख्या फिक्स नहीं है, तब चरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चर भी आपकी एक संख्या को ही दर्शाएंगे, लेकिन उस संख्या का मान फिक्स नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सीधा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया है कि यदि आपको कहीं पर भी संख्याएं दिखती हैं तो वह अचर होंगी, लेकिन यदि कहीं भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के ये अक्षर दिखते हैं तो यह क्या होंगे, यह आपके चर होंगे। ठीक है, चलिए
तो चरों को दर्शाने के लिए हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का उपयोग कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है, पोल में उत्तर देना है, बताना है क्या y एक चर है क्या। वैसे यह हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन, पर चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, क्या y एक चर है, क्या y हमारा एक वेरिएबल है क्या। तो पोल सेक्शन में बताना है, कमेंट नहीं करना है। चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वैसे हमें पता है क्या y एक चर है क्या। y देखिए एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, तो बिल्कुल यह एक हमारा चर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर आएगा। हाँ, यह एक चर है, यानी कि यह एक वेरिएबल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। व्यंजक एक एक्सप्रेशन दिया गया है x-7। इसमें आपको बताना है कि चर क्या है, यानी कि वेरिएबल क्या है। सभी बच्चे सॉल्व करें। व्यंजक x-7 में वेरिएबल क्या है। x है, 7 है, x-7 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करें, 15 सेकंड और है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे जानबूझकर गलत करते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक या फिर दो बच्चे ऐसे हैं जो कि हर क्वेश्चन का गलत उत्तर कर रहे हैं। तो बेटा आपको शायद पता ही होगा कि आपकी यह जो रिपोर्ट है यह आपके स्कूल में जाती है। जो भी बच्चे जानबूझकर गलती कर रहे हैं ना, यह रिपोर्ट आपके स्कूल में भेजी जाती है। चलिए 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, व्यंजक x-7 में चर क्या है। चर हमें पता है, हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से डिनोट करते हैं, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं चर को। तो x-7 में आपको क्या बताना है, हमारा चर क्या होगा। चर या तो x है या फिर 7 है, दो ही चीजें हैं, x है या माइनस है या फिर 7 है। तो चर क्या होगा, चर होगा हमारा x। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एक्स हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यंजक दिया गया है 2y² माइनस 3z3। उसमें आपको बताना है चर क्या क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चर क्या क्या होंगे, एक्सप्रेशन दिया गया है 2y² माइनस 3z3। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें। किसी को कहीं पर कुछ भी डाउट आता है तो डाउट रखना नहीं है, डाउट पूछ लेना है। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि हर प्रश्न का गलत उत्तर कर रहा है। अब वो जानबूझकर कर रहे हैं, यदि उनको समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं अपने डाउट। और यदि जानबूझकर कर रहे हैं तो आपको परसों की क्लास में रिजल्ट बता दिया जाएगा किस बच्चे ने जानबूझकर गलत उत्तर किया है।
चलिए 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5 4 3 2 1 टाइम सब। चलिए अभी जो भी बच्चे पूर्ण सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2y² माइनस 3z³। इसमें चर क्या क्या है, यानी कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर है। तो इसमें दो ही अक्षर तो दिख रहे हैं, y और z। तो y और z ये दोनों हमारे क्या होंगे, चर होंगे, यानी कि वेरिएबल होंगे। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यह भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए 3 और z दिखाया गया है, तो z यहाँ भी यह चर है, यहाँ पे y चर है, लेकिन हमारे पास यहाँ दोनों ऑप्शन मौजूद हैं y और z, इसलिए हमने ऑप्शन डी को सही टिक किया है। ठीक है। चलिए तो यह तो हो गया आपके ऑप्शन क्वेश्चन 8 का उत्तर ऑप्शन डी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्वितीय व्यंजक, यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जिसे हमने क्या कहा था, अंक गणितीय व्यंजक। इसे हम कह सकते हैं बीज गणितीय व्यंजक या फिर बीजीय व्यंजक। तो देखिए फर्क क्या होता है। बीजीय व्यंजक में चर, अचर और आपकी ऑपरेशंस तीनों ही चीजें आएंगी। अंक गणितीय व्यंजक में क्या आता था, अंक गणितीय व्यंजक में हमने कहा था कि आपकी केवल संख्याएं आएंगी और संक्रियाएं आएंगी। चलिए यहाँ लिख भी लेते हैं, अंक गणितीय व्यंजक। अंक गणितीय व्यंजक में हमने बोला था कि उसमें केवल और आपकी संख्याएं आएंगी, जिसे कि हम अचर भी कहते हैं, क्योंकि सारी संख्याएं अचर होती हैं, इसलिए संख्याएं आए या फिर अचर आए और उनके साथ साथ संक्रियाएं आए, यानी कि ऑपरेशन आए। तो यदि ये दो चीज है केवल, तो कहलाएगा अंक गणितीय व्यंजक। लेकिन यदि इन दोनों चीजों के अलावा, संक्रियाओं के अलावा, संख्याएं और संक्रियाओं के अलावा आपका चर और है साथ में, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स वाई जेड इत्यादि ये सब भी है, तो फिर वह आपका कहलाएगा बीजीय व्यंजक या फिर बीज गणितीय व्यंजक। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि चर है तो बीजीय व्यंजक, यदि चर नहीं है तो अंक गणितीय व्यंजक। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, उदाहरण 1 देखें आप, तो पहला उदाहरण दिया है y+5। तो यहाँ पर क्या है, चर भी है, अचर भी है, संक्रिया भी है, यानी कि ऑपरेशन भी है, तो यह हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी हमें काफी सारी संख्याएं दी गई है, इनके अलावा इसमें देखिए चर भी हैं, चर भी मौजूद हैं और बीच बीच में संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस भी हैं, तो यह भी हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा। सेम ऐसे ही एग्जांपल 3 में भी आप देख सकते हैं, काफी सारी हमको संख्याएं दी गई हैं, उनके साथ साथ हमें कुछ चर भी दिए गए हैं और उनके अलावा हमें बीच बीच में कुछ संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस दिए गए हैं, जिनके द्वारा ये जुड़े हुए हैं। तो यह भी हमारा क्या होगा, यह भी हमारा एक बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में बताइए y और n लिखकर, क्या 5n + 7x - y यह एक बीजीय व्यंजक है क्या। कमेंट में यस और नो लिखकर बताना है सभी बच्चों को, क्या यह एक बीजीय व्यंजक है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड। सभी बच्चे कमेंट करें जिन्होंने भी कमेंट नहीं किया है अभी तक। 5 4 3 2 1 टाइम सब। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें चर भी दिए गए हैं n, x और y, अचर भी दिए गए हैं 5 7 और हमें क्या दिया गया है, ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं भी दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें चर भी है, इसमें अचर भी है और इसमें संक्रिया ऑपरेशन भी है, तो यह हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 क्या है, n + 7 - y। अच्छा n प्लस ये x है, n + x - y,
क्या यह एक बीजीय व्यंजक है? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या यह एक बीजीय व्यंजक है? एन प्लस एक्स माइनस वाई। सभी बच्चे कमेंट करें। ठीक, चलिए, तो ज्यादातर सभी बच्चों ने लगभग लिखा है कि नहीं सर यह एक बीजीय व्यंजक नहीं है। तो देखिए, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एन गुणा एक प्लस एक्स गुणा एक माइनस वाई गुणा एक, क्योंकि किसी भी का भी मैं एक से गुणा करूं मुझे वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर तो हमें चर भी दिख रहा है, अचर भी दिख रहा है, और बीच में गुणा का चिन्ह भी है, यानी कि ऑपरेशंस भी है। तो देखिए, जरूरी नहीं है आपको अचर दिखाई दे, लेकिन अचर वहां पर मौजूद होगा। तो यहाँ पर जैसे अचर हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं, गुणा में एक करके, या फिर कोई बच्चा लिखना चाहे तो वो ऐसे भी लिख सकता है, एन बटा एक प्लस एक्स बटा एक माइनस वाई बटा एक। किसी भी संख्या में एक का भाग तो वही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह भी एक बीजीय व्यंजक होंगे। तो कभी भी बीजीय व्यंजक को पहचानने के लिए है ना, आप चाहे अचर देखें या फिर नहीं देखें, अचर तो होगा, लेकिन आप चर को जरूर देखें। यदि चर मौजूद है तो अचर तो वहां पे होगा ही होगा। ठीक है, तो यह भी हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए x माइनस वाई है। तो अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ पर कुछ भी अचर नहीं है, लेकिन इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई, एक्स प्लस गुणा एक माइनस वाई गुणा एक, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमको अचर अब दिखाई दे जाएगा, इसका मतलब चर के साथ अचर भी होता है। ठीक है, तो यह भी क्या होगा, यह हमारे बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, यह समझ में आया तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सभी बच्चे सॉल्व करें, फुल सेक्शन में उत्तर करें जल्दी से। क्या व्यंजक x प्लस 3 आपका एक बीजीय व्यंजक है? इज एक्सप्रेशन x प्लस 3 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे उत्तर करें। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। 5 4 3 2 1, टाइम अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, x प्लस 3। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बीजीय व्यंजक का पता लगाना है। तो क्या यहाँ पर चर है क्या? बिल्कुल है x। क्या यहाँ पर अचर है क्या? बिल्कुल है 3। क्या यहाँ पर संक्रिया ऑपरेशन है क्या? बिल्कुल है प्लस। तो इसका मतलब यहाँ तीनों ही चीजें दिख रही हैं। तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा। तो वाई ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए, तो इसका उत्तर आ गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। क्वेश्चन सेम है, आपको ऑप्शन बदल दिए हैं। ऑप्शन है 4+2, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है y+1, ऑप्शन सी है 5-4, ऑप्शन डी है 3। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे आंसर करें। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं।
सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी नहीं किया है। 4 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चल, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। अच्छा, यदि किन्हीं बच्चों को और टाइम चाहिए होता है या फिर टाइम कम लगता है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, ठीक है, कि सर थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको और टाइम दे दिया जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन 10 में क्या पूछा है, कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक के लिए हम जानते हैं चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और हमारी संक्रिया यानी कि ऑपरेशन होना चाहिए। तो देखिए, केवल ऑप्शन बी में चर मौजूद है, ऑप्शन बी के अलावा किसी भी और ऑप्शन में चर मौजूद नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी के अलावा कोई और उत्तर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। वेरी गुड, आप सभी का बिल्कुल सही था ऑप्शन बी। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। अच्छा, यह 3/5 लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो 2 - 3/5 गुणा 2। हमें बताना है इनमें से कौन सा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सभी बच्चे सॉल्व करें, फुल सेक्शन में उत्तर करें। वेरी गुड, काफी बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। अभी जो भी बच्चा पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाया है कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, फिर से हम वही बात करेंगे, बीजीय व्यंजक पहचानना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पता लगाना है, तो चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और संक्रिया होनी चाहिए। संक्रिया ऑपरेशन हमें सभी पे दिख रहे हैं, चर केवल हमें ऑप्शन बी पे दिख रहा है, और चर क्या है, जड़ है। जड़ हमारा चर है, इसके अलावा कहीं भी और किसी ऑप्शन में चर दिख ही नहीं रहा है, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी सही नहीं होगा, केवल ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। हालांकि अभी 6-8 मिनट का वक्त बचा हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने में समय लग जाएगा, तो इसलिए आज की क्लास को थोड़ा पहले खत्म कर लेते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट